अब सातवें और अंतिम चरण की जंग बची है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशी इस आखिरी चरण में किस्मत आजमाएंगे, जिसमें वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा भी शामिल है। बंगाल में ममता की विरासत भी दांव पर है, बिहार में पाटलिपुत्र का संग्राम भी है और हिमाचल में मंडी का महायुद्ध भी इसी अंतिम चरण में होना है। 7वें चरण के रण पर पेश है श्वेत पत्र। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। देखिए, कोई मुकाबले में नहीं है। इस बार क्षेत्र की जनता पार्टी, क्षेत्र की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। सामना देख रहे हैं, देखने दीजिए। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। माता बहन के, भाई चाचा के, बाबा के जो आशीर्वाद हमके मिल रहा बा, उसे दिल हमारे एकदम प्रसन्न बा, बहुत खुशी हो रही है। सातवें चरण की अब अंतिम लड़ाई बची है। तो माहौल एकदम टनाटन है ना। एक एक वोट के लिए भीषण लड़ाई है। सियासत के कई सुपरस्टार्स की सांसें थमी हैं। सिनेमा के कई सितारों का भाग्य भी इसी चरण की लड़ाई पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक मतों से हम लोग गोरखपुर जीत रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मंडी की लड़कियों के भाव पूछे। मैं तुम्हारी बात दुर्दशा करूंगी कि तुम सब्जी मंडी के भी सब्जियों के भाव पूछना भूल जाओगे। तो पवन भी एक ऐसा कलाकार है जो ऑडियंस के दिमाग में नहीं रहता है, दिल में बसता है। 7वें चरण की वोटिंग में देश की सुपर वीआईपी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। क्या गोरखपुर से रवि किशन को फिर से विजय का वरदान मिलेगा? क्या मंडी से कंगना रनौत का खाता खुलेगा? अपो विक्रमादित्य अपने आप भी 10 साल थे विधायक का, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं, वो ऑफिस नहीं जाता। अब उसको एमपी बनना है कि भाई तुम्हारे परिवार क्या चिपक गया है क्या कुर्सी से, और कोई हमारे युवा बचा ही नहीं है पूरे क्षेत्र में। तुम ही लोग हो क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यदुवंशियों की सीधी जंग में पाटलिपुत्र किसको चुनेगा? तो अपने पास, उनके पास वो 3-4 एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। उसका भय दिखा के विपक्ष के नेताओं को डर दिखा करके यही काम करते आए हैं और आगे इस देश की जनता मौका नहीं देने जा रही है। वहीं हम लोग की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, विकास का जो धारा है नीतीश और मोदी का, वो जन जन तक गया है और मैं सेवा भाव से काम किया हूँ, ईमानदारी निष्ठा पूर्वक काम किया हूँ। उसका आशीर्वाद मुझे मिला इस बार। पटना साहिब का वोटर आखिर किसकी सुनेगा? लालू जी का परिवार बिहार नहीं है, लालू जी का परिवार उनका परिवार है। बस ये लूट की सरकार नहीं है। तेजस्वी बाबू, आपकी नौकरी का तो मॉडल देखिए ना, जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो, तो वोट के लिए इनका चेहरा रोज सामने आता है। बंगाल की सीटों पर भी भीषण जंग है। 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। पंजाब की 13 सीटों पर रण है। 7वें चरण में हिमाचल और पंजाब की सभी सीटों पर, चंडीगढ़ की एकमात्र सीट, यूपी की 13, बिहार की 8, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। 80 सीटों वाले यूपी की जिन 13 सीटों पर मतदान होना है 7वें चरण में, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इन सीटों पर जिनका वर्चस्व रहता है वो पूर्वांचल के बादशाह कहलाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी इसी पूर्वांचल की सीटों में शामिल है। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर भी। सत्ता के 7वें द्वार तक आते आते जीत हार के अंतर की लड़ाई यूपी में कांटे की हो चुकी है। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है, महंगाई डायन खाए जात है। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। पूरी तरीके से गुजराती बनाम बनारसी की लड़ाई है और गुजराती है भागे रे हवा खराब हो। चला था ना एक बार, बनारस में भागे रे हवा खराब हो, तब यही होने वाला है। यूपी की बाकी 13 सीटों के मतदान के बीच वाराणसी पर पूरे देश की निगाहें, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां केवल जीत हार मायने नहीं रखती, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के मनोबल के लिए हार जीत का अंतर भी मायने रखता है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय चुनाव मैदान में है। बीएसपी से अतहर जमाल लारी। 2014 में पीएम मोदी को 56.37% वोट मिले थे और निकटतम प्रतिद्वंद्वी केजरीवाल को 20.30। 2019 में पीएम मोदी को 63.6% वोट मिले। एसपी की शालिनी यादव को 18.4। वाराणसी पूरे देश की सबसे सुपरहिट सीट है और उत्तर प्रदेश को देखें तो वाराणसी के बाद नंबर आता है गोरखपुर का। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक और सामाजिक कर्मभूमि माना जाता है। ये लड़ाई तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो 1989 से इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराता रहा है। 2019 में रवि किशन ने यहां से जीत दर्ज की। 2024 में एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारा है। रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद से है। यूपी में 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, बांसगांव, देवरिया, रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर, घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली और मिर्जापुर में वोटिंग होगी। जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है 2019 में, उनमें से 11 सीटें एनडीए ने जीती थी। विपक्ष को केवल 2 सीटें मिली थी। घोसी से अतुल राय और गाजीपुर से अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। दोनों बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस है। 7वें चरण में एनडीए और गठबंधन इंडिया दोनों अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। आखिरी चरण में बिहार में 8 सीटें बाकी हैं। अधिकतर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की वजह से लड़ाई दिलचस्प हो गई। कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, कुछ पर आरजेडी की साख दांव पर लगी। फिर एक बार जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद। अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देगा। आखिरी चरण में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है। तो जिताइएगा ना। फिर एक बार चुनावी युद्ध के अंतिम पड़ाव पर सबसे तीखे प्रहार है। जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है।
मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। आखिरी चरण में बिहार में 8 सीटों पर मुकाबला है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा, नालंदा, सासाराम, जहानाबाद और काराकट। 2019 के चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की जीत हुई। बीजेपी के हिस्से में 5 सीटें और जेडीयू के हिस्से में 3 सीटें आईं। 2014 में 7 सीटें एनडीए और 1 जेडीयू के खाते में गई थी। जेडीयू 2014 में एनडीए का हिस्सा नहीं था। इस बार बीजेपी और जेडीयू फिर साथ हैं। लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है। इसमें जब हम लोग सबको साथ ले लिए थे, फालतू गलत काम कर दिए, उल्टा पुल्टा करने लगा। अब कुछ नहीं, हम ही बताए ये सब होगा। तब आजकल बोल देता है कि वही कर रहा है, वो कर रहा है, उसको कोई आइडिया है? जिन सीटों पर सबसे अधिक निगाहें हैं उनमें पटना साहिब सबसे ऊपर है। पटना साहिब से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद फिर एक बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने सीधी टक्कर में है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल। अंशुल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब से लगी हुई सीट है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी की मीसा भारती के बीच मुकाबला है। मीसा भारती 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र सीट से चुनाव हार चुकी है। तीसरी बार फिर यहीं से किस्मत आजमा रही है। बीजेपी के रामकृपाल यादव 2014 और 2019 में उन्हें हरा चुके हैं और 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बार देश की जनता और बिहार की जनता भाजपा को एक भी सीट देने जा रही है। जिस तरह से आप देखिए 10 वर्षों से 2 बार उनको मौका मिला और उन्होंने जितने वादे किए थे, चाहे वो 14 में वादे किए हों, चाहे वो 2019 में वादे किए, एक भी वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। और खास तौर पे सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो हमारे बिहार राज्य। मुझे पूरा भरोसा है अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं पर और पाटलिपुत्र की महान जनता पर कि उनका आशीर्वाद मुझे पुनः मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा। मैं सेवक था, सेवक हूं और जब तक जिंदा रहूंगा पाटलिपुत्र जनता का सेवक रहूंगा। जो सड़क को छोड़कर आकाश में उड़ रहे हैं वो धराशायी हो जाएंगे। आरा सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। यहाँ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह तीसरी बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आरके सिंह के सामने इंडिया गठबंधन की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे रोचक लड़ाई काराकट सीट पर देखी जा रही है। काराकट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। उनके सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के राजाराम सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पहले से तय सारे समीकरण उलट-पुलट हो गए। पवन सिंह बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। बिहार में चुनावी लड़ाई कभी किसी पार्टी के लिए आसान नहीं रही। एक एक सीट पर वोटों का गणित पूरे नतीजों पर असर डालता है। बंगाल ऐसा राज्य रहा जहां पर 7 चरणों में वोटिंग हुई और जब से 7 चरण में यहां की सीटों को बांटा गया था तब से यहां पर राजनीति इस पे शुरू हो गई थी। अब अंतिम दौर में वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल हिंसक राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। बीजेपी बंगाल के किले को किसी तरह जीतना चाहती है तो 42 सीटों पर अकेले लड़ने वाली ममता बनर्जी बंगाल के जरिए दिल्ली का रास्ता तलाश रही हैं। बहरहाल 7वें चरण में हिंसा, ओबीसी और मुसलमान जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाती है। যারা মানুষকে
যে ভোট দিতে দেয়নি তাদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে, পরিণতি খুব খারাপ হবে, সতর্ক করে দিয়ে গেল। किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है। बयानों के आक्रमण और हिंसा की आग के बीच ही 1 जून को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौती है। 1 जून को पश्चिम बंगाल की दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण का चुनाव बंगाल में विरासत की सियासत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी, उनके सामने सीपीआईएम के प्रतीकुर रहमान और बीजेपी से अभिजीत दास चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बयानों की वजह से चुनावों में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है और 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। असली बात सबको पता है। पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास हमेशा से रक्त रंजित रहा है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव को 7 चरणों में बांटा गया। लेकिन छठे चरण से पहले ही नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर हिंसा शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूँ। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के साथ साथ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से ममता बनर्जी के माथे पर बल पड़ गए। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के एक 12 साल पुराने निर्णय को असंवैधानिक करार दिया। ममता बनर्जी ने 2011 में मुस्लिम समुदाय की कई जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया था। राज्य सरकार के इस कानून को 2012 में अदालत में चुनौती दी गई थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मार्च 2010 से मई 2012 के बीच जिन 42 वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया था वो अवैध है। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों कही, इसका अंदाजा इन सीटों पर मुस्लिम आबादी को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल जिन 9 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है, वहां 9 में से 8 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। बारासात में 27%, बशीरहाट में 46%, जयानगर में 35%, मथुरापुर में
24%, डायमंड हार्बर में 35%, जाधवपुर में 21%, कोलकाता दक्षिण में 22% और कोलकाता उत्तर सीट में 21% मुसलमान हैं। आखिरी चरण की सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने ही 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। नंदीग्राम 1 নম্বর ব্লকে সোনাচূড়া, হরিপুর, গোকুলনগর, ভেকুটিয়া আর 2 নম্বর ব্লকে বিড়ুলিয়া, বয়াল 1, বয়াল 2 যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তাদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। পরিণতি খুব খারাপ হবে, সতর্ক করে দিয়ে গেলাম। 2019 के चुनावी प्रदर्शन के बाद मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही बंगाल में बताया जा रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 2 की पोजीशन पर रही, लिहाजा लड़ाई वर्चस्व की भी है। लोकतंत्र का महापर्व अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये 2 राज्य हैं जहां सभी की सभी सीटें अंतिम चरण में मतदान देखेंगी। कई बड़े बड़े नाम यहां पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव है, लेकिन हिमाचल का चुनाव पहले चरण से चर्चा में रहा। कारण मंडी सीट से कंगना रनौत का उतरना। ये घमंड किस चीज का है, किस चीज का घमंड है इन लोगों को? अगर आज दुनिया इनको शहजादा कहती है, बिगड़े हुए शहजादे कहती है, तो कोई गलत नहीं है। एक वो शहजादे हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी की जो फैमिली है दोस्तों, ये अमीर लोगों के बच्चे हैं। ये ऑक्सफोर्ड और इस तरह जगहों में पढ़े हुए आते हैं। गरीबी इन्होंने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हुई है। ये राजा रजवाड़ों के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीती थी। इस बार के मुकाबलों को अगर हम देखें तो मंडी सीट पर बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला है। हमीरपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल रायजादा से है। शिमला सीट पर बीजेपी के सुरेश कश्यप का सामना कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी से है और कांगड़ा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर राजीव भारद्वाज का मुकाबला कांग्रेस के आनंद शर्मा से। हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा। 7वें चरण में पंजाब की भी सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 328 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दिलचस्प ये है कि देश के बाकी हिस्सों में भले ही गठबंधन का गठबंधन से मुकाबला हो, यहाँ पर पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस, पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबले को बहुकोणीय बना रही है। जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को कोई वोट देना नहीं चाहता। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। पंजाब के पुराने लोकसभा रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 8, शिरोमणि अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था। चुनाव में एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। पंजाब के चुनाव देश के चुनावी माहौल से एकदम उलट है। यहाँ गठबंधन के साथी आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश तीसरी बार चुनने वाला है। उड़ीसा भी इस बार बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है और हमारी पूरा विश्वास है उड़ीसा की 21 लोकसभा प्रधानमंत्री जी की झोली में जाने वाला है। ओडिशा से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। 1 जून को अंतिम चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है वो है मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, जगत सिंहपुर। 2019 के चुनाव में बीजू जनता दल ने इन 6 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें मयूरभंज और बालासोर बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी अपनी अंक तालिका में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है और दावे भी। बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से घिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। ये नवीन बाबू कुछ नहीं करते, इनके आसपास ये लोग, मैं बताता हूं, 18 महीने में जिन्होंने गरीबों के चिट फंड के पैसे खाए हैं, इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता है। आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी ओडिशा में पूरी ताकत लगा रही है। मयूरभंज सीट पर बीजेपी ने नवाचरण माझी को उतारा है। उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन है। बीजेडी के सुदाम मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। बालासोर सीट से पूर्व मंत्री प्रताप सारंगी दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्रीकांत जैना है। बीजेडी ने यहां से लेखाश्री सामंत सिंहार को मैदान में उतारा है। केंद्रपाड़ा से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता वैजयंत पांडा चुनाव मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस के सिद्धार्थ स्वरूप और बीजेडी के अंशुमन मोहंती की चुनौती है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का नाम और काम लेकर प्रचार कर रही है। उसे उम्मीद है कि 25 साल से चली आ रही नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से उन्हें मदद मिलेगी, जबकि बीजेडी को नवीन पटनायक के नाम पर भरोसा है। क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार छुपाओ, झारखंड झुकेगा नहीं। भ्रष्टाचार करके झारखंड को आप ही झुका रहे हैं। मोदी जी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना। आखिरी चरण में झारखंड की भी 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल पर वोट डाले जाएंगे। 2019 में बीजेपी ने 2 सीटें दुमका और गोड्डा जीती थीं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट राजमहल पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन सीटों पर मुकाबला कड़ा है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जेल में हैं। भ्रष्टाचार चुनावों में बड़ा मुद्दा है। गरीब मां का बेटा हूं तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा।
जेल की रोटी चबाएगा। दिन में सपने देखने तो देखते रहने दीजिए ना, इसमें क्या है। 4 जून को सब साबित हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। एनडीए और गठबंधन इंडिया के बीच सीधी टक्कर है। छठे चरण के चुनाव संपन्न हुए। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हुई। कश्मीर में अब वोटिंग पूरी हो चुकी है। छठे चरण की सुर्खियां क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव अब फाइनल राउंड की तरफ बढ़ गया है। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी और देश के 28 राज्यों में से 21 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया। कुल मिलाकर देश की 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। इस तरह देश की करीब 90% सीटों पर मतदान हो चुका है। जबरदस्त गर्मी के बीच वोटिंग की रफ्तार कई राज्यों में शुरुआत में सुस्त जरूर रही, लेकिन दोपहर बाद वोटिंग में तेजी आई। लोकसभा के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले गए। हरियाणा की सभी 10, बिहार की 8, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ। कोई नहीं है टक्कर में और कोई नहीं है चक्कर में, इसलिए देश हित में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज वोट हो रहा है और कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी कि दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज जिन्हें सत्यानाश कर दिया है उसका फायदा भी हमें मिल रहा है, जो कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार रात 7:45 बजे तक दिल्ली में 54.48% वोटिंग हुई, बिहार में 53.30% वोटिंग हुई, हरियाणा में 58.37%, जम्मू कश्मीर में 52.28%, झारखंड में 62.74%, ओडिशा में 60.07%, उत्तर प्रदेश में 54.03%, पश्चिम बंगाल में 78.19% वोटिंग हुई। अब अंतिम चरण में 7 राज्यों में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजे आ जाएंगे।